सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम बात करते हैं शादी की, मतलब जब भी आज के समय में शादी का नाम आता है तो लोग ना इस शादी को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मतलब बड़ा इसे लेकर कई सवाल होते हैं, इतना ज्यादा क्रिटिकल कर दिए हैं चीजों को। क्या वास्तव में ग्रहों का प्रभाव पहले से ज्यादा दिखाई देने लगा है? नहीं, ग्रहों का प्रभाव तो जैसे पहले था वैसे अब है, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्योंकि आज जो ग्रह हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। आपस का सपोर्ट मैकेनिज्म ग्रहों का थोड़ा सा हल्का पड़ा हुआ है, इसलिए उनका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा तीखा हो सकता है, तीक्ष्ण हो सकता है। इसको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि ग्रहों का प्रभाव जैसे पहले था वैसे अब है, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रभाव को ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न, जैसे उन्होंने शुरुआत ही की कि आप 4 मिलान में भी विवाह करवा देते हैं और 32 के 32 भी नहीं मना कर देंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अष्टकूट को मानते हैं या नहीं? नहीं, मैं पूरा अष्टकूट को मानता हूँ। अष्टकूट जो है वो बेसिस होता है किसी भी हॉरोस्कोप मिलान का। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जैसे मान लीजिए आप किसी शोरूम में जाते हैं या वहां से बाहर से निकलते हैं और आपको कोई अच्छा सूट लगता है, तो आप उसको देखकर एकदम आकर्षित हो जाते हैं और उस शोरूम में घुस जाते हैं। लेकिन आप वो सूट खरीदते नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि उससे और अच्छे पड़े हुए हैं। तो अष्टकूट मिलान भी एक प्रारंभिक जांच के साथ ही होता है। वो कम है या ज्यादा है, इससे कुछ प्रभाव पड़ता है लेकिन पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि आपके अच्छे गुण मिलते हैं, मान लीजिए 18 से ऊपर मिलते हैं 36 में से, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कम भी मिल रहे हैं तो भी कोई ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि आप 4 में भी कहेंगे कि विवाह कर लिया जाए, ठीक है? और अगर 18 से ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता, तो इस धारणा को आप कैसे ला रहे हैं? जब आप खुद ही कह रहे हैं कि अष्टकूट को तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप उन्हें फिर भी कम कर रहे हैं, ये मतलब आम व्यक्ति कैसे समझेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका राजरानी जी। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो मैंने बताया कि ये प्रारंभिक मिलान होता है, इसके बाद के मिलान तो उसके बाद किए जाते हैं। और जो मेरी थियोलॉजी है, या मैं क्या कहूँ कि जैसे चली आ रही है, जो अष्टकूट मिलान होता है वो 100 में से सिर्फ 25% होता है। 75% मिलान कुछ और होता है। वो क्या होता है? मंगल मिलान, यानी कि मंगल की कंपैटिबिलिटी हॉरोस्कोप के अंदर है कि नहीं, और मंगल किसी और ग्रह के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका बल कुछ ज्यादा नहीं हो गया है, ये देखा जाता है। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मिलान, यदि आपका अष्टकूट मिल गया या नहीं मिला, मंगल मिल गया या नहीं मिला, ये 40% ऑफ द हॉरोस्कोप हुआ। 60% मिलान जो होता है वो कारक होते हैं, यानी कि डूअर्स ऑफ मैरिज, सिग्निफिकेटर्स ऑफ मैरिज। वो कौन से होते हैं? वो गुरु होता है, शुक्र होता है, और सप्तम भाव का अधिपति होता है, यानी कि लॉर्ड होता है। यदि ये मिल जाते हैं और ये नवांश के अंदर यानी कि D9 चार्ट के अंदर भी मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हॉरोस्कोप मिल गया, शादी कर लीजिए। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अष्टकूट मान लीजिए नहीं मिला, 4.5 गुण ही मिलते हैं, तो वहां पर हम उस 20% को जीरो कर सकते हैं। लेकिन यदि कारक मिल गए, 60% हो गया, मंगल मिलान हो गया, तो हॉरोस्कोप 80% मिल गया। तो इसलिए अष्टकूट से फर्क पड़ता है, लेकिन वो 20% का फर्क पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कारक मिल जाएं तो वो अष्टकूट मिलान से भी बेटर माना गया, लेकिन कई ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसमें कारक बहुत अच्छी स्थिति में होता है, फिर भी उनकी शादी नहीं चलती, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, कारक यदि बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, तो वो कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं आप? D1 चार्ट की बात कर रहे हैं कि आप D9 चार्ट की बात कर रहे हैं? अगर हम लग्न कुंडली की ही बात करें तो अगर जुपिटर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, इन्हीं दोनों को ही कारक माना गया है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति वैवाहिक सुख पाने में असमर्थ रहता है, तो यह कैसे? अब जब आपने जुपिटर को अच्छा बताया, तो वो अच्छा कैसे है? क्या उच्च का है? तो आप गुरु को कैसा अच्छा मान रही हो? क्या वो उच्च का है? देखिए डॉक्टर साहब, जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं उनके हिसाब से एक ग्रह अपनी उत्तम स्थिति में तभी होता है जब वह एग्जॉल्टेड हो, यानी उच्च का हो। अगर ग्रह उच्च का बैठे, जुपिटर जैसा ग्रह उच्च का बैठे और शुक्र जैसा ग्रह अपनी राशि में बैठे,
तो क्या आप इसको अच्छा नहीं मानेंगे? बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसका उत्तर देता हूं कि गुरु एक अच्छा ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि गुरु सिर्फ एक ही बात में खराब होता है, जब वो उच्च का होता है और वो विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जितने भी संत, जितने भी साधु बन जाते हैं, उनकी कुंडली के अंदर उच्च का गुरु ही पाया जाता है, उनका वैवाहिक जीवन होता ही नहीं है। तो यदि किसी की कुंडली के अंदर गुरु जो है वो उच्च अवस्था का है, तो ज़्यादा हर्ष की बात नहीं है विवाह के मामले में। और बाकी चीज़ों के अंदर अच्छा हो सकता है, लेकिन विवाह के लिए वो खराब है। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ी बारीकी से पढ़ने की कोशिश करें, तो उच्च का ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि को ध्वस्त कर देता है, खराब कर देता है। अगर गुरु उच्च का है तो उसकी मूल त्रिकोण राशि क्या हुई? उसकी धनु राशि हुई। तो धनु राशि जहां आ रही होगी कुंडली के अंदर, जिस भाव में आ रही होगी, वो भाव स्वतः ही खराब हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर लगन कुंडली के अंदर ये ग्रह अच्छे भी बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि गुरु उच्च का नहीं है, लेकिन नवांश के अंदर वो खराब है या अच्छे नहीं है, तो फिर भी किया कराया खराब हो सकता है। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि D1 चार्ट यदि अच्छा है, लगन चार्ट अच्छा है, तो शादी 2 या 3 वर्ष अच्छी चल सकती है। लेकिन यदि D9 चार्ट खराब है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतरात्मा चार्ट की ठीक नहीं है। यानी कि जैसे ही आपस के जो अट्रैक्शंस होते हैं वो खत्म होंगे, समाप्त होंगे, और जैसे ही आत्मा का मिलन होने की बारी आएगी, जो कि D9 चार्ट होता है, तो उनके बीच में विवाह विच्छेद हो सकता है।